हम लोग जानते हैं कि दिस एग्ज़ाम इज़ नोन एज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी गेट बी। इस एग्ज़ाम को हम लोग पहले जेएनयू सैप के नाम से जानते थे, लेकिन अभी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी है वो चेंज हो गई है। दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज चेंज एंड दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली द नेम, इट्स ऑल्सो अबाउट द एग्जामिनेशन इटसेल्फ। जेएनयू सैप का जो सिलेबस था दैट वाज नॉट वेल डिफाइंड, बट नाउ द सिलेबस इज एक्यूरेटली डिफाइंड दैट व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द टेस्ट. So our preparation can be structured preparation because now we know what is the exact syllabus for this examination. So part 1 में we are going to discuss the features of the exam, that what kind of exam it is and what is the structure of this exam. So जब हम लोग एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में आप जानते हो कि डेट्स क्या क्या हैं. हालांकि 30 जून 2020 ये एग्ज़ाम की डेट दी गई है, और जो अभी हम लोग के पास नोटिस है उस नोटिस के अकॉर्डिंग उन लोगों ने एक अलग से लेटर भी इशू किया है जो कि आप लोगों को अलाउ करता है ट्रैवल करने के लिए, कि अगर कहीं पर कोई जोन ऐसी है जहां रेस्ट्रिक्शन है मूवमेंट का, वहां से बाहर निकलने के लिए यू कैन यूज़ दैट लेटर कि भाई हमें अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाना है. हालांकि ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये अच्छा आइडिया नहीं है कि ये एग्ज़ाम हो, बट जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले एजेंसी उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते. अगर वो 30 जून को एग्ज़ाम ले रहे हैं तो वी हैव टू गो. और क्योंकि ये एग्ज़ाम एक वर्स्ट केस सिनेरियो एनवायरनमेंट में हो रहा है, जबकि बहुत रिस्क है कोविड-19 की वजह से, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर 30 जून को ये एग्ज़ाम हुआ तो अटेंडेंस विल बी लो. और अगर अटेंडेंस लो होती है तो सीधी सी बात है कि आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो लोग एग्ज़ाम दे करके आएंगे. नो डाउट ये खतरे वाला काम है, बट अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो एज़ कम्पेयर टू किसी नॉर्मल ईयर के जब कंपटीशन काफ़ी टफ होता है, तो इस बार का कंपटीशन हम लोग आसान मान सकते हैं अगर आप प्रिपेयर्ड हो और आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो. दूसरी बात जो इस एग्ज़ाम के बारे में है कि इस एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं वो या तो एमएससी एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे होते हैं या फिर एमटेक में. टोटल 1221 सीट्स हैं इस पूरे एग्ज़ाम में जो लगी हुई हैं हमारे पास दाव पर, और 62 डिफरेंट कोर्सेज हैं. इसकी लिस्ट एग्ज़ाम की बुकलेट में थी. लिस्ट का नंबर तो तब आता है जब हम लोग अपना स्कोर कर चुके होते हैं, बट जनरली जो स्टूडेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो या तो एमएससी में एडमिशन चाहते हैं या फिर एमटेक में. और मेरा हमेशा ये मानना है कि द एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए और साथ में आपका एग्ज़ाम का जो परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको ये डाउट ही ना रह जाए कि क्या आप अच्छा जगह पर एडमिशन लोगे या नहीं लोगे. और जब हम लोग एग्ज़ाम की स्कोरिंग की बात कर रहे होते हैं कि हमें एक अच्छा स्कोर चाहिए, तो फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि नॉलेज के साथ साथ हमें दूसरी प्लानिंग भी करनी होती है. प्लानिंग की मतलब एग्ज़ाम में क्या मिलने वाला है, मोटिवेशन, और साथ में एग्ज़ाम का जो डिज़ाइन है वो कैसा है और उसमें हम किस तरीके से काम करें तो हमें रिजल्ट अच्छा मिल सकता है. मतलब फोकस कहाँ करना है कि कहाँ पर हम लोग नंबर मिस करना अफोर्ड कर सकते हैं और कहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते. मोटिवेशन तो ये है कि देखिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलेगा, पहली बात, और दूसरा फेलोशिप भी अवेलेबल है एक बार आप क्वालिफाई कर गए और आपको एडमिशन मिल गया तो. फॉर एग्जाम्पल MSc in Biotechnology and Allied Area will get a fellowship of rupees 5,000 rupees per month. Similarly, MSc in Agriculture Biotechnology 7,500 per month, and for the MTech students it is 12,000 rupees per month. हालांकि ये फेलोशिप का अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, बट स्टिल by generally whenever you take admission in masters you have to pay the fee. You don't get any money from the college. तो अगर आप किसी ऐसी जगह एडमिशन ले रहे हैं जहां पर आप अपनी कॉलेज की ट्यूशन फीस भी अर्न कर सकते हैं अगर, तो मैं बोलूँगा कि ये एक एडवांटेज है आज के इस टाइम में. तो हमें इन बातों को ध्यान में रख करके कि भाई ये जस्ट एक गुड यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे पढ़ने के लिए फेलोशिप भी अवेलेबल है, ये हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे एग्ज़ाम को करने के लिए. अब जब अगर हम लोग एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टोटल एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में होगा. 180 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, 180 मिनट, इस बात का ध्यान रखना, 3 घंटे. और इस एग्ज़ाम में पार्ट ए में 60 कंपलसरी क्वेश्चन आएंगे. इनमें से आप कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते. हालांकि इन क्वेश्चंस का लेवल 10+2 के आसपास का है. इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी आने वाली है, और यहाँ पर हर एक में केवल एक ही क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 50% नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है. और जब भी हम लोग कभी किसी एग्जाम को देखते हैं कि भाई वहाँ 50% नेगेटिव मार्किंग है, मतलब ये बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग है, तो स्टूडेंट्स जनरली
वहां पर ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहते जहां पर उन्हें डाउट हो। तो इसका भी एक एडवांटेज मिलता है। दैट मीन्स कि इस पार्ट ए में सभी लोग डर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहां भी आप मेरिट को बहुत ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, यहां पर बायोलॉजी के क्वेश्चंस, ये बायोलॉजी का जो लेवल है क्वेश्चंस का, ये वो नहीं है जो आप अपनी बैचलर्स में पढ़ के आए थे, ये छोटा वाला लेवल है। बट स्टिल यहाँ के भी बायोलॉजी क्वेश्चन लोगों को टफ पड़ते हैं। बट एक तो आपको इस पॉइंट पर फोकस करना है कि आप बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे और आप चाहोगे कि इस बायोलॉजी के तमाम क्वेश्चनों को आप कर पाओ और यहां से आप नंबर निकाल लो। इसके बाद है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो हम लोग 12th क्लास में केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ते आए हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या फिर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो, रेट ऑफ रिएक्शंस वगैरह, या फिर पीरियोडिक टेबल्स में पीरियोडिसिटी की बातें, या फिर आप जब बात करते हो कि हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जहाँ पे बनते थे, सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं हम उनकी बात करते थे कि फेरोमैग्नेटिक है कैसा। तो ये जो कुछ फंडामेंटल बातें हैं जो केमिस्ट्री में अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स या फिर क्वांटम नंबर्स, ये हैं जो आपको रिवाइज करने चाहिए। बहुत डिटेल में जाने की कोशिश मत करो क्योंकि यू डोंट हैव दैट मच टाइम। सिमिलरली जब आप फिजिक्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स के लिए भी प्रिंसिपल्स और कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन चीज जैसे कि लाइट, लाइट इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो एक्सेलरेशन एंड स्पीड्स, वेलोसिटीज, इनकी बात, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ये बातें हैं जो हमें रिवाइज कर लेनी चाहिए। सारा का सारा फिजिक्स प्योर कैलकुलेशन बेस्ड नहीं आता, काफ़ी सारा फिजिक्स का पार्ट ऐसा भी है जो बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है, एंड जैसे माइक्रोस्कोपी के अंदर या फिर एनएमआर के अंदर, तो उन फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, याद रखिएगा, ये एग्जाम एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, ये एमएससी फिजिक्स के लिए नहीं है। तो इस एग्जाम में इन सब्जेक्ट्स का होने का लॉजिक ये होता है कि भाई इस बायोटेक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हमें चाहिए होता है, तो ये उसके रेलेवेंस की बैकग्राउंड नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एग्जाम रखे जाते हैं। तो पार्ट ए में आपको बहुत स्मार्ट होना जरूरी है और आपकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है जो आपके बहुत काम आएगी। अब बात करता हूं मैं पार्ट बी की। पार्ट बी का लेवल थोड़ा सा टफ है। ये कहने को तो बैचलर लेवल्स की बात है, लेकिन जनरली जो क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं ये बैचलर प्लस लेवल के आते हैं। भाई हम लोग भी तो काफ़ी बात इस बात को देखते हैं कि जैसे जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो और आपके पास एक फैकल्टी आया, उसने बोला कि चलो बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं लानेंजर से, कुल मिलाकर के 50 पेज का एक चैप्टर है। फिर एक दूसरा फैकल्टी आता है, वो बोलता है कि यार 50 पेज मत पढ़ो, तुम एक काम करते हैं, हम लोग कुछ ऐसी कोई छोटा मोटा नोट्स जो आते हैं ना, पतले पतले से नोट्स, वो ले आते हैं हम लोग, उसमें 4 पन्ने के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा। और तुम हमेशा लैनेंजर पढ़ाने वाले टीचर को बोलते हो तो फालतू का यार टाइम खराब करता है हमारा, दूसरे वाले को तुम अच्छा मानते हो। बट ये हमारी गलती है। मे बी वी कैन स्कोर गुड मार्क्स इन बैचलर्स, लेकिन नॉलेज क्रिएट नहीं होती। तो जब ये बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद आप मास्टर्स के लेवल का एग्जाम करने जाते हो तो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप बैचलर को बैचलर के लेवल पर पढ़ करके आए हो, और बैचलर के स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है कि वो बायोकेमिस्ट्री की लैनेंजर पढ़ करके आया होगा। और इसीलिए जब क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक बेस्ड, तब हम उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते। तो अगर आप ऐसे ही पढ़ते हुए आ रहे हो तो वेल एंड गुड, आप तैयार हो ऑलरेडी, अदरवाइज हमें इस लेवल की तैयारी चाहिए होती है। बट मोर इंपॉर्टेंट, यहां पर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। आउट ऑफ दीज 100 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 60 क्वेश्चंस। ईच करेक्ट क्वेश्चंस विल बी ऑफ अ वेटेज ऑफ 7 मार्क्स। और अगेन यहां पर भी हमारे पास रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्शन है, यानी कि यहां 33% की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कम है, पहली बात, और दूसरी बात यहां चॉइस भी है आपके पास। आप यहां पर 10 में से 6 क्वेश्चन करोगे, 4 छोड़ सकते हो। तो अब ये जो 60 क्वेश्चन टोटल आप करने वाले हो, ये आप छोड़ना नहीं चाहोगे क्योंकि ये चॉइस तो सबके पास है ना। अगर आप ये कहते हो कि मैं 40 क्वेश्चन करेक्ट करके आया हूं, तो क्या सभी लोग 40 करके आएंगे? इसलिए आपको जो बेंच मार्क है 60 का, ये 60 आपको पार करना चाहिए, तब आप अपने आप को सिक्योर मानोगे। तो मतलब पॉइंट ये है, पार्ट बी में आपको ये 60 क्वेश्चन करने ही चाहिए, और पार्ट ए के अंदर आप कम क्वेश्चन कर लो बट नेगेटिव करके मत आओ। दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप नोटिस करो तो यहां पे मेरे पास 60 मार्क्स हैं टोटल पार्ट ए के अंदर। 60 कंपल्सरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। तो अब अगर मैं पार्ट बी की बात करूं
तो पार्ट बी में है आपके पास 180 मार्क्स। तो एक तरफ है आपके पास 60 मार्क्स। इन 60 मार्क्स में से आप चाहोगे कि अराउंड 30 के आसपास तो आप ले आओ, लेकिन जो ये 180 मार्क्स हैं यहां पर आप 150 से ऊपर के लिए ट्राई करोगे, क्योंकि यहां चॉइस अवेलेबल है। और इसीलिए बेशक चाहे दोनों जगह पर क्वेश्चन का नंबर सेम है, लेकिन देखो मार्क्स डिफरेंट है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बहुत ज्यादा फोकस करके पार्ट बी के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करने हैं। अब आती है बात सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस इज ऑलरेडी डिफाइंड, लेकिन डिफाइन करने के बाद भी वहां पे प्रॉपर हेडर्स नहीं दिए हुए थे। तो हम लोगों ने ये लिबर्टी ली कि भाई हम लोग इस पर्टिकुलर सिलेबस को डिफरेंट हेडर्स में बांट सकें। जैसे कि सिलेबस का पहला पार्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, तो आप इनमें से किसी एक या दो बायोमोलिक्यूल पर हमेशा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो। सिमिलरली मेम्ब्रेन्स, एंजाइम्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डिजाइन ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स, इसमें से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है जिस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कंपेयर टू लिपिड, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के। ये जो फोटो रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को आपको करके जाना है, क्योंकि आइदर ऑफ वन में से एक क्वेश्चन आपको मिलना होता है। सिमिलरली बायोएनर्जेटिक्स वाला पार्ट वो है जहां पे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, डेल्टा जी नॉट डैश की बात करते हैं। और इन सब बातों को पढ़ने के लिए लाइनेंजर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एक आइडियल बुक है। ये अकेली नहीं है, लेकिन ये आइडियल है कि भाई आप इस किताब को पढ़ करके ये एग्जाम बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं बोल दूं कि बायोमोलिक्यूल्स में से एक किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जरूर क्वेश्चन आते हैं या मल्टीपल के ऊपर भी आ सकते हैं। मेम्ब्रेन, जर्नल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी, या फिर मेम्ब्रेन में कुछ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर डिफ्यूजन या फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इनमें से किसी एक के एग्जांपल्स के बारे में बात कर सकते हैं। कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये हमें आउटलाइन चाहिए, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो ये आपको आउटलाइन मिल जाती है। सिमिलरली एंजाइम्स में खास तौर से आपको ये चाहिए होता है कि जो एंजाइम के इनहिबिशंस होते हैं वो कितने टाइप के हैं, उन्हीं के बीच में से कहीं क्वेश्चन निकल करके आता है, जो मोस्ट प्रोबेबल चीजें हैं। फिर हम लोग बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, जहां पे हम लोग वायरसेस, माइक्रोब्स, इनकी बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इट इज जस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस। लेकिन कुछ एक बायोकेमिस्ट्री की बात, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ भी मिलती है। और जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हो तो आपको खास तौर से याद रखना चाहिए कि एक तो सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स के एग्जाम्पल्स। सिमिलरली जब आप बात करते हो माइक्रोबियल डिजीज एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस की, तो आप और कुछ नहीं तो कम से कम 5 डिजीज वायरल इन्फेक्शंस, 5 डिजीज आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन, 5 फंजाई या फिर 5 पैरासाइट्स के नाम एंड डिजीज का नाम जो होता है, मतलब व्हाट इज द नेम ऑफ द पैथोजन एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज। जर्नल फिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके अलावा कभी कभी वी कैन गेट द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, लाइक एयरबोर्न डिजीज के एग्जांपल्स, या फिर वाटर बोर्न डिजीज, या फिर फूड बोर्न डिजीज। एंड बिकॉज नाउ प्रेजेंटली वी आर इन कोविड-19 ईरा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर कोविड-19 के रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए। देन पार्ट 3, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में the difference between the prokaryotic and the eukaryotic cell structures, the difference between the animal and the plant cell, the difference between bacterial cells and archaeobacterial cells, ये प्राइमरी टारगेट्स होते हैं क्वेश्चन करने के लिए। देन सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ कंट्रोल, माइटोसिस एंड मियोसिस की बात कर रहे हैं हम लोग, एंड आल्सो द मोलिकुलर कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। I'm sure that you must have heard about the cyclin dependent kinases and P53, P21 type of proteins. तो एक हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि सेल साइकिल के रेगुलेटर्स कौन हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। इसे हम लोग मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल बोलते हैं। दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ कंट्रोल। और इसके साथ साथ कभी कभी थोड़ा बहुत एपोप्टोसिस। देन सेल कम्युनिकेशन, ऑल्दो इट इज अ वेरी शॉर्ट लाइन, बट सेल सेल कम्युनिकेशन इज अ वेरी बिग चैप्टर। इस पर्टिकुलर पीरियड में हम लोग पढ़ते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज, लाइक जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पाथवेज।
या फिर आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पाथवे। देन द पाथवे इन्वॉल्व और द कंपोनेंट इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। जैसा कि जैक स्ट्रेट पाथवे में सेल के सरफेस पर रिसेप्टर का नाम क्या है, अंदर क्या चीज एक्टिवेट हो रही है, एक आउटलाइन, बहुत डिटेल में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट आपको करीब 5 या 6 तरह के सिग्नलिंग पाथवे का आउटलाइन याद होना चाहिए, जो कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देन इसके अलावा कभी कभी आपके साथ में सेल सेल इंटरेक्शन के क्वेश्चन भी आते हैं, जो यहाँ डिफाइन नहीं है, बट सेल सेल इंटरेक्शन लाइक गैप जंक्शंस, टाइट जंक्शंस, इनके ऊपर भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब आता है बात मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का, दैट मीन्स द कंप्लीट स्टोरी ऑफ डीएनए बायोलॉजी, जिसमें हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, क्रोमोसोम्स, असेंबली ऑफ जीन्स, क्रोमोसोम पैकिंग, डीएनए डैमेजेस, डीएनए रिपेयर, और फिर उसके बाद मेंडेलियन जेनेटिक्स या फिर माइक्रोबियल जेनेटिक्स, जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन की बातें करते हैं, और हम लोग जो एडवांस मेथड्स हैं जैसे कि आरएनए इंटरफेरेंस, हम लोग उसका भी जिक्र करते हैं। तो मोर और लेस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी try to study all necessary pathways or the processes which can covered on the topic of DNA biology. Then the fifth part is technique. टेक्निक में हम लोग माइक्रोस्कोपी, सेंट्रिफिकेशन, और इसके अलावा जो हमारी एनएमआर वगैरह टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर आपका माल्डी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड माइक्रोअरे, इनका हमें प्रिंसिपल चाहिए होता है। अभी देखिए जितना भी ये सारा डाटा आ रहा है, ये डाटा सेपरेट किया हुआ है हम लोगों ने। आफ्टर अ पर्टिकुलर पार्ट हम लोग इस पार्ट को आपस में जोड़ना भी शुरू करेंगे। देन सिक्स्थ इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज ऑल अबाउट द डिफेंस। यहाँ पे हम लोग अपने टी सेल, बी सेल, एंटीबॉडीज, टीसीआर वगैरह की बात करते हैं। और साथ में है 7th नंबर पर आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर्स एंड आज की तारीख में हमारे पास क्या डाटा बैंक्स वगैरह अवेलेबल हैं डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन को स्टडी करने के लिए या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी। और 8th पॉइंट है डीएनए इंजीनियरिंग, जहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, लाइब्रेरीज डीएनए की, और डीएनए को काटना, छाटना, जोड़ना। एंड देन 9th पॉइंट प्लांट टिश्यू कल्चर, कि हम लोग कैसे प्लांट के टिश्यू से हम लोग कंप्लीट प्लांट जनरेट कर सकते हैं, उसकी टोटिपोटेंसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके, हार्मोन्स प्लांट के, ग्रोथ मीडियम्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन फ्रॉम द प्लांट्स, फिर एनिमल टिश्यू कल्चर। ये सब जो बातें हैं, इन बातों में सबकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब जैसे मैं अगर एनिमल टिश्यू कल्चर की बात करूं, तो एनिमल टिश्यू कल्चर में दो बातें ऐसी हैं जो एग्जामिनर अक्सर पूछना चाहते हैं, मतलब आइदर ऑफ देम। पहली बात तो ये कि एनिमल मीडियम में द यूज ऑफ सीरम। तो कुछ आप if you want to study animal tissue culture and you are just mugging up all the type of mediums and all the type of protocols, this is not going to help in your exam. But the factors like which play crucial role, that why do you use serum in animal tissue culture, this is more important. देखिए हम लोग काफ़ी कुछ जानते हैं सेल्स के बारे में, कि हाउ सेल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, why cells start dividing at some particular instance or at some particular impulsive signal. जब हम लोग मीडियम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वी कैन प्रोवाइड अमीनो एसिड्स, वी कैन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, बट वी डू नॉट नो एवरीथिंग अबाउट द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइटोसिस इनिशिएशन या सेल डिवीजन इनिशिएशन। बट serum contains all of the ingredients which are required by the cell to divide continuously and to maintain its health. हम लोग सीरम के बारे में सब कुछ नहीं जानते, हम नहीं जानते कि वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इसलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज फैक्टर्स इन प्यूरिफाइड फॉर्म, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दोज फैक्टर्स, वी यूज सीरम। और सीरम जो होता है वो हीट सेंसिटिव भी है, दैट्स वाई एनिमल मीडियम कंटेनिंग सीरम कैन नॉट बी ऑटोक्लेव्ड। दूसरा फैक्टर है वी यूज कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर्स फॉर एनिमल सेल्स। इफ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर ऑक्सीजन इंक्यूबेटर्स का इस्तेमाल करें तो सेल मर जाती हैं। तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का रोल पीएच मेंटेनेंस में। तो कुछ इस तरह की बातें जो टिश्यू कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में डिफाइन कर रहे होते हैं, दोज आर द फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जिसे कि हम लोग इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की टर्म्स,
एनिमल क्लोनिंग के एग्जाम्पल्स और प्रिंसिपल्स एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये है जो हमें एनिमल टिश्यू कल्चर में चाहिए होता है। देन इसके बाद हमारे पास आता है 11 पार्ट केमिकल इंजीनियरिंग का। तो जो स्टूडेंट खास तौर से बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करते हैं वो इसको अपने पेपर के रूप में पढ़ते हैं, या फिर स्टूडेंट जो बीएससी बायोटेक करके आ रहे हैं वहां भी कई बार केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। अदरवाइज जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए केमिकल इंजीनियरिंग इज अ टफ पार्ट, because in this particular section we study about the chemical engineering principles used in biotechnology। तो यहां पे मैथ्स, फिजिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल रियोलॉजी ऑफ फर्मेंटेशन फ्लूइड्स, एरेशन एंड एजिटेशन। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लाइन के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन निकल करके आते हैं बायो प्रोसेस के। और ये वो पार्ट है जहां पर हम लोग ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमें स्टीयरिंग क्यों करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर मीडियम कंडीशन दे रखी है उन्होंने कि इसकी विस्कोसिटी इतनी है, टेम्परेचर इतना है और हम ये चाहते हैं, तो उसके लिए कितना स्टीयरिंग का रेट होना चाहिए। तो फिर स्टीयर के टाइप्स या फिर स्टीयर का जो फ्लैप साइज है या उसकी जो पावर है, हमें इन सब का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस काफी सारी होती हैं। सिमिलरली एरिएशंस, एजिटेशंस, ये सब चीजें ऐसी हैं जो खास तौर से फर्मेंटर्स के अंदर मीडियम को लगातार अच्छी कंडीशन में बनाए रखने के लिए रिक्वायर्ड है, और एग्जाम में भी इन्हीं के बारे में ज्यादा बात करते हैं। सिमिलरली स्टरलाइजेशन ऑफ द एयर एंड द मीडिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे मैंने अभी बोला कि एनिमल टिश्यू कल्चर मीडियम इफ कंटेन सीरम, वी यू कैन नॉट स्टरलाइज इट विथ ऑटोक्लेव। सो इफ यू वांट टू स्टरलाइज इट, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट और व्हाट मेथड विल यू यूज। तो इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर हमें यहां मिल जाते हैं। सिमिलरली बैच, फेड बैच, कंटिन्यूएशन प्रोसेस, इसमें भी दो तीन चीजें